चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? वेरिएशन देखे थे मोलार कंडक्टिविटी का। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, मोर स्पेसिफिक अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। याद है ग्राफ? हमने ग्राफ देखा था फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि दोनों में जब हम डाइल्यूशन करेंगे यानी कंसंट्रेशन कम करेंगे तो उनकी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। एक की ज्यादा बढ़ती है, दूसरे की कम बढ़ती है। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी बट कम बढ़ेगी, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू को हम कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, देखिए थे, which we can determine for strong electrolyte with the help of a graph, है ना, क्योंकि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्चुअली एक जो इक्वेशन हमने देखा था, इक्वेशन याद है किसी को? del mc is equals to del m naught minus a under root let c. This is the equation of a straight line, जो कि इसी का इक्वेशन है, ठीक है। हमने केसीएल लिया था इसको। KCl is a strong electrolyte and CH3COOH is an example of weak electrolyte, ठीक है। तो आपने देखा इसका कि आपने जब इसकी कंडक्टिविटी कम करी तो इसकी कंसंट्रेशन कम किया तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। बट क्योंकि एक कर्व है तो हमें पता नहीं कि एट जीरो कंसंट्रेशन उसकी मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी। हमने ये कंक्लूड किया था यहां से कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट थ्रू ग्राफ। ये देखा था हमने। और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी आप ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हो बाय एक्सटेंडिंग दैट लाइन एंड जस्ट टू सी कि वो लाइन कहां पे वाई एक्सिस को टच कर रही है, वही उसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी। मतलब ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, लॉ था एक कोलरॉच लॉ, स्टेटमेंट भी लिखे थे कोलरॉच लॉ का, ठीक है। कि कोलरॉच ने स्टडी किया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी उसके आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी में आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने अपने लॉ में डिफाइन कैसे किया था? The limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation, जिसको अपन limiting ionic conductivities बोलते हैं। That we were representing by small lambda, याद है बड़ा? ना कुछ देखिए ना इक्वेशन del m naught for ax by, याद है? ax by नाम का एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट लिया था हमने, जहां पे हमने दोनों के लिए उनका कंट्रीब्यूशन ऐड किया था और हमें उनका इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी मिल गया, ठीक है। तो जितने भी आयंस होंगे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। पूरा एक बार स्टेटमेंट रीड करना, क्या लिखे थे? इट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर MgCl2 है तो Mg1 है, Cl2 है, तो आप Cl की आयनिक कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बट मैग्नीशियम की आयनिक कंडक्टिविटी को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में ना ये उनका ऑब्जर्वेशन था, अगर आप टेबल ध्यान से देखोगे ना, ये कोलरॉच का ऑब्जर्वेशन था। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ही उन्होंने ये लॉ दिया था। ऑब्जर्वेशन क्या था? उन्होंने पहले KBr इलेक्ट्रोलाइट लिया, KBr का मोलार कंडक्टिविटी 151.92 आया, वही ग्राफ प्लॉट कर एक्सटेंड किए तो दिखा वो 151.92 में इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो वही उसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की। केबीआर भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। NaBr का देखिए तो 128.51 आया, राइट।
तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिखा उनको? 23.41 का। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उनका। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अगेन के और Na का ही दो सॉल्ट लिया, बट इस बार उन्होंने ना एन आयन चेंज कर दिया। ऊपर क्या लिया था उन्होंने? ब्रोमीन लिया था, ब्रोमाइड लिया था। अब उन्होंने सेम स्टडी क्लोराइड के साथ की, तो ये 149 126 आया, पहले से अलग आया है बट डिफरेंस सेम है। इसका मतलब के और Na के बीच का कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है। मतलब के और Na का कुछ रोल है टू प्ले इन देयर ओवरऑल वैल्यू। सेम इज द केस विद Cl एंड Br आल्सो। अब देखो ना, के का Br और के का Cl अगर आप लोगे तो Br में 151.92 आया, बट Cl के केस में 149, मतलब कंडक्टिविटी कम हो गई। मतलब Cl का कुछ रोल हुआ होगा, Cl का मतलब आयनिक कंडक्टिविटी कम होता होगा और ब्रोमाइड का आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तभी तो ओवरऑल वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है, KCl से ज्यादा KBr की वैल्यू आई है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑब्जर्वेशन से वो कंक्लूड किए कि आयंस का रोल होता है उनकी ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। एक तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपका ओवरऑल, बट दैट इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ टू आयंस, कैटायन एंड एनायन। तो उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, एक्चुअली उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है पूरा। द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज इज मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला था कि इसके कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे, जिससे हम जो चीज ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे थे वो हम इसके एप्लीकेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो हेड डाल देंगे सब, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। हाँ, चलो देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। Calculation of molar conductivity at infinite dilution. Calculation of molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes. For weak electrolytes. For weak electrolytes. For weak electrolytes. ठीक है, नीचे लिखना, the molar conductivity of a weak electrolyte at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution cannot be determined experimentally. Cannot be determined experimentally. So for such an electrolyte, for such an electrolyte, for such an electrolyte, we can determine the value by using Kohlrausch law. By using Kohlrausch law.
ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं, वही CH3COOH के ले लेते हैं। हमने जो ग्राफ बनाया था ना, उसमें CH3COOH का कर्व आ रहा था। ठीक है, तो उसी की मोलार कंडक्टिविटी निकालते हैं। डेल एम नॉट, सॉरी लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COOH। इसको आप कैसे लिखोगे? अगर कॉलरॉस लॉ से लिखना होगा तो इसको इज नथिंग बट द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। ऐसे लिखें कॉलरॉस लॉ से इसको, yes or no? ये तो है ना कॉलरॉस लॉ। अब मुझे अल्टीमेटली इन दोनों का सम चाहिए। अगर इन दोनों का सम आ जाएगा तो मुझे मतलब वैल्यू मिल गई, ये होगा कॉलरॉस लॉ। तो हम तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने वाले हैं। पहला KCl, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इट इज मेड अप ऑफ बेस KOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहीं से आया KCl। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इन द सेम वे डेल सॉरी लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COOK। अगेन देखो, एसिड भले वीक है पर बेस स्ट्रॉन्ग है ना, दैट विल रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट तभी बनेगा जब दोनों एसिड और बेस वीक है। अगर एक भी बेस या एसिड स्ट्रॉन्ग है, इट विल रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, नाउ HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HCl। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल किसके हैं? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तो इनकी तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। और इनके लिए भी इक्वेशन लिखता हूं मैं कॉलरॉस लॉ का, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये तीनों इक्वेशन सबको समझ में आए? इनफैक्ट चारों इक्वेशन हमको डिटरमाइन करना है इसका वैल्यू। हमें पता है इन तीनों का वैल्यू, क्योंकि तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे जिससे ऊपर वाला इक्वेशन आ जाए सॉल्व करके, जस्ट लाइक वी डू इट इन मैथ्स। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है ना। हमको क्या क्या चाहिए? हमको H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव चाहिए रे, यानी कि ये और ये प्लस में आने चाहिए। तो अपन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दें। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ना उस टाइप का है जैसे आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी का कैलकुलेशन किया, अगर याद हो तो थोड़ा बहुत। लेफ्ट साइड में भी इक्वेशंस को ऐड करते थे, राइट हैंड साइड में हम एंथैल्पीज को ऐड करते थे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लेफ्ट साइड को ऐड करो, इनकी जो वैल्यू राइट हैंड साइड वाली होगी वो भी वही होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, यस और नो। तो मुझे ये दो टर्म्स मिल गए, बट ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इक्वेशन 1 से इसको माइनस कर दूंगा। मतलब मुझे क्या करना होगा? इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। यही काम हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज के साथ भी करेंगे, तो हमको ये इसका आंसर मिल जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? एक नीचे एग्जांपल लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के लिए ही। लिखो नीचे, हाँ मैं लिखवा रहा हूँ उसको अभी। आप लोग क्या लिखो? फाइनल लास्ट बाय यूजिंग कॉलरॉस लॉ ना। ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ CH3COOH. Take the example of CH3COOH. पहला वाला इक्वेशन लिख लो। तो फर्स्ट लिखना पहला इक्वेशन, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, यही मुझे निकालना है। इट इज नथिंग बट सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखना। The above equation can be arrived at. The above equation can be arrived at. The above equation can be arrived at. The above equation can be arrived at by knowing the molar conductivities. By knowing the molar conductivities
at infinite dilution, by knowing the molar conductivities at infinite dilution for the strong electrolytes, for the strong electrolytes, for the strong electrolytes, KCl, CH3COOK, CH3COOK and HCl, and HCl, and HCl. आपको अगर इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो आपको इन तीनों की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप इन इक्वेशंस की हेल्प से ये वाला इक्वेशन पहुंच सकते हो, मतलब इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस लिख लो। इक्वल टू करके मत लिखना, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देना। ये इक्वल टू मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, तब अपन सॉल्व करेंगे इक्वल टू करके। ठीक है, अभी फिलहाल बस आप ये तीन इक्वेशन लिखना, इनको 1 2 3 दे देना। ये कुछ नया नहीं लिखा ना, ये तो कोलरॉस लॉ ही है। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो आयनिक कंडक्टिविटी को हम स्मॉल लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं और मोलार कंडक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोलाइट की कैपिटल लैम्डा से। ठीक है, देन इक्वेशंस नीचे लिखना। Hence we have क्या कर रहे हैं अपन, इक्वेशन 2 3 को ऐड कर रहे हैं और 1 से 1 मतलब 1 उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। यार अपन ऐसा लिख सकते हैं कि डेल लैम्डा m नॉट फॉर CH3COOH is equals to sum of molar conductivity of these two electrolytes minus ऊपर वाला, राइट, यानी कि lambda m naught for HCl plus lambda m naught for CH3COOK minus lambda m naught for KC। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों भी ऐड होंगे, बट इसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएंगे। आपको राइट हैंड साइड में बस यही मिलने वाला है, इन दोनों का सम। समझ रहे हैं? बस आप फिर वैल्यूज को ऐड करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी कहीं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा अगर अभी डाउट करते हैं। ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ देना। एक क्वेश्चन करते हैं। लिखना, क्वेश्चन एक लिखो। If the molar conductivities at infinite dilution of, if the molar conductivities at infinite dilution of NaCl, NaCl strong electrolyte है, comma HCl again एक strong electrolyte, and CH3COONA, इसका नाम क्या है? सोडियम एसिड। एसिटिक एसिड का एक सॉल्ट है ना, आप एसिटिक एसिड ले लो और बेस NaOH ले लो, यू विल गेट सोडियम एसिटेट एज सॉल्ट। ठीक है, और कई जगह पे एसिटिक ये सोडियम एसिटेट को ऐसा भी लिखा रहता है, सोडियम और एसिटेट के लिए शॉर्ट फॉर्म में AC। कई जगह एसिटिक एसिड को भी HAC लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है। AC स्टैंड्स फॉर एसिटेट, अगर H है तो साथ में ये हो गया एसिटिक एसिड,
और ये हो गया अगेन एसिटेट, और अगर Na साथ में तो ये हो गया CH3COO। एसिटेट आयन आपका ये होता है ना, CH3COO1 नेगेटिव इज एसिटेट आयन। अब इसके साथ अगर आप H लगा दोगे तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, और इसके साथ अगर आप Na लगा दोगे तो ये बन जाएगा सोडियम एसिटेट। समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट फॉर्म में इसको NaC या HAC बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, राइट? लिख लो ब्रैकेट में, चाहो तो अभी ध्यान लिखे ना, सोडियम एसिटेट ब्रैकेट में NaAC लिख लो, याद रहेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी बोलते हैं, NaAC। तो ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। भले एसिडिक एसिड वीक एसिड था, बट NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिजल्टेंट सॉल्ट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ओके। आर, इनकी वैल्यूज दी हुई है, इनकी वैल्यूज दी है, किसकी वैल्यू दी है? इनकी डेल एम नॉट की वैल्यू दी हुई है सबकी। फॉर NaCl इसकी वैल्यू दी हुई है, लिखना 91 सॉरी 126.4 है ना, NaCl का लिखो ना, तो 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कॉमा, आप लोग फिर ये ऐसा मत लिखना, आप लोग तो ऊपर पूरा सेंटेंस लिख रहे हो ना, कॉमा। सेकेंड वाले कीजिए 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेकेंड वाला क्या दिखाया था मैंने? HCl। और थर्ड था NaAC। ठीक है, इसके अंदर 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, राइट? दोस्तों, what will be that of acetic acid? What will be that of acetic acid, HAC? What will be that of acetic acid? क्वेश्चन क्लियर है? आपको तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है, और आपसे मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक वीक एसिड का पूछ रहा है, क्योंकि हम उसका मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू ग्राफ से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें कॉर्नरशॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट? तो पहले तीनों जो लिखे हुए उनका इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? तो पहला क्या है? NaCl ना, तो उसके लिए लॉग कैसे लिखेंगे अपन? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, होगा ऐसा? हाँ, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? पहला 126.4, ठीक है। सेकेंड है HCl, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, 425.9, ठीक है, ओके। आगे Na पॉजिटिव और CH3COO Na है ना, Na पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 90। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? ये, राइट? मतलब मुझे ये दोनों प्लस में चाहिए, दोनों ये दोनों कहां पे हमारे इक्वेशंस में? एक आपके सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है और ये थर्ड में दिख रहा है। ये दोनों प्लस में चाहिए ना मुझे, तो इक्वेशन 2 3 को ऐड कर देंगे और 1 से माइनस कर देंगे। बस इस क्वेश्चन और जो अपन ऊपर एग्जांपल लिखे उसमें अंतर क्या है? यहाँ पे NaCl सॉल्ट है, वहां KCl सॉल्ट था, वहां पे CH3COOK था, यहाँ CH3COONA। बस फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रुद्राक्ष? है ना? तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो और 1 से माइनस करो, ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो क्या क्या आएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव, हो गया 2 + 3। हाँ, और -1 करता हूं तो Na पॉजिटिव प्लस प्लस, और क्या हो, माइनस साइन हटेगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो? ये तो हमने लेफ्ट साइड पे सबको कर दिया, इन दोनों को ऐड किए और इससे सबट्रैक्ट कर दिए। यही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, यानी कि 425.9 प्लस 91 माइनस
126.5. This will be the answer. देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, Na पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव प्लस कैंसिल, Cl नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव प्लस कैंसिल, वही बचा जो हमें निकालना था। समझ रहे हो? हाँ, क्या है इसका आंसर? 39 है, यही ऐड करने में 500 कुछ ऊपर जा रहा है। 39 कैसे? 390.5 क्या आएगा? 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? तो ये एसिटिक एसिड का वैल्यू हम मोलार कंडक्टिविटी का ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे थे, बिकॉज कर्व बन रहा था। वो कर्व वाई एक्सिस में कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा हमें नहीं पता, बट अब पता है कहाँ पर। समझ रहे? तो हमने कैसे निकाला? बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ। आई क्लियर? हाँ, समझ गया ना? ये एक फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ कोलरॉश लॉ का। इस टाइप का कैलकुलेशन ना एंथैल्पी में करते थे, चेंज इन एंथैल्पी वाले क्वेश्चन। एस लॉ, एस लॉ करके एक लॉ था आपका थर्मोडायनामिक्स में, एस लॉ करके। अच्छी तरह समझ में आ रहा है? इधर साधना एंड समृद्धि। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लिखना। कैलकुलेट 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 डेल एम नॉट, सॉरी डेल डेल बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों डेल आ रहा है, लैम्डा एम नॉट, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4। इन दोनों का आपको डेल एम नॉट निकालना है। समझ रहे हैं? तो कोलरॉश लॉ से अपन क्या लिखेंगे इनको? लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 पॉजिटिव, राइट, प्लस क्या? हाँ, 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Cl। ऐसे ही आएगा वैल्यूज, है ना? और इसके लिए Mg2 पॉजिटिव एंड SO4। क्लियर है? मतलब इनकी वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए ना। नीचे लिखना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको लैम्डा एम नॉट कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेटा लिख लेना क्या क्या दिया हुआ है। लैम्डा नॉट की वैल्यू इन सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल गिवन है सबकी। पहला लिखना, Ca2 पॉजिटिव की 119, Ca2 पॉजिटिव की 119, फिर Mg2 पॉजिटिव की 106, क्लोराइड की 76.3 एंड लास्ट सल्फेट 160। सारी वैल्यू सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दी हुई है, तो इनको ऐड करना है बस, और कुछ नहीं। सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, जल्दी बताओ दोनों की वैल्यूज ऐड करके। हाँ, 271.6 पहला है और दूसरा 266 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
And सेकेंड एप्लीकेशन लिखना, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कोलरॉस लॉ के, कि हम कोलरॉस लॉ की हेल्प से उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड एप्लीकेशन लिखना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा। कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, लास्ट क्लास में जो अटेंड किए थे सॉल्यूशन का मैंने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है ना, ब्रैकेट में अल्फा लिख लेना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा होता क्या है बेसिकली, ये बताता है हमें कि कितना परसेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ तो कंडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। और हमें पता है डाइल्यूशन करने से डिसोसिएशन बढ़ रहा है, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना। When we are diluting the solution, dissociation is increasing, यानी कि ions are increasing, conductivity is increasing, right? तो ऐसे अल्फा का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं CH3COOH के, और उसमें से सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं इन दिस आयंस, बाकी 6 ऐसे के ऐसे ही है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? तो इसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 डिसोसिएट हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितना आया अल्फा? 0.4। परसेंटेज निकालूंगा तो 40% डिसोसिएशन बोलेंगे। और वैसे भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, 100% डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जितना मॉलिक्यूल लिए थे पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू 100%। एम आई क्लियर? तो अल्फा मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मतलब मैक्सिमम कितना डिसोसिएट हो सकता है? जितना आप लोगे। 10 से ज्यादा डिसोसिएट होता क्या? 10 ही तो लिए हो, उससे ज्यादा तो डिसोसिएट नहीं होगा। अब मुझे बताना कि हम जो दो वैल्यूज देख रहे हैं, डेल लैम्डा एम सी एंड लैम्डा एम नॉट, ये सी का मतलब क्या है? एट एनी कंसंट्रेशन both are molar conductivities, बट एक है कोई और कंसंट्रेशन पे और एक है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है वो। तो अगर आप इस फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, मैक्सिमम वैल्यू और ये वाली कम वैल्यू। जैसे अपन ऊपर ले रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड हमेशा कम रहेगा जितना हमने लिया उससे। तो इन द सेम वे अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपका अल्फा का वैल्यू। तो नोट करेगा, 2 लाइन लिखना फिर नीचे नोट करना। The increase in conductivity with dilution, the increase in conductivity with dilution, डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी बढ़ रही है। उसका कारण है कि आयंस बढ़ रहे हैं, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। The increase in conductivity with dilution is entirely due to increase in dissociation. Is entirely due to increase in dissociation. Is entirely due to increase in dissociation. Full stop. The molar conductivity at infinite dilution being maximum. The molar conductivity at infinite dilution. The molar conductivity at infinite dilution
being maximum ये मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा कंडक्टिविटी की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की नहीं हो सकती, ठीक है। बीइंग मैक्सिमम, सारे तो आयंस डिसोसिएट हो चुके हैं ना, कौन सा और लिखोगे? ये इसका मतलब होता है कि ऑल आयंस हैव बीन डिसोसिएटेड। आपने इतना पानी ऐड कर दिया है कि जो आयंस डिसोसिएट नहीं हो रहे थे वो भी डिसोसिएट हो चुके हैं। नाउ नो मोर आयंस या नो मोर मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट अनडिसोसिएटेड। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस पॉइंट तक आके डिसोसिएट हो चुके हैं। मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। whereas lambda mc is the molar conductivity at any other concentration, whereas lambda mc is the molar conductivity at any other concentration, ठीक है। देखना नीचे अल्फा का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू lambda mc upon lambda m naught, ठीक है। इतने हो सकते हैं मैक्सिमम, इतने हुए हैं डिसोसिएट, ठीक है। चलो, एंड लास्ट थर्ड एप्लीकेशन लिखना। अगर देखो अल्फा निकाल सकते तो के भी निकाल सकते हैं। के क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको भी अपन संडे को देखे थे, इन्होंने अटेंड किया था। सॉल्यूशन क्या किए थे इसमें? देखो, आपने जस्ट एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं मैं, CH3COOH, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका हमने कुछ ऐसे डिसोसिएशन करवाया था, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। देखो मैं के की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन C है, राइट। तो इनिशियली दोनों 0 0 है। फिर मान लेते हैं इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो कितने एट इक्विलिब्रियम कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे हमें नहीं पता है। लेट अस टेक दैट x। तो अल्फा क्या हो जाएगा? x अपॉन c, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। आपने लिया कितना है c, और डिसोसिएट कितने हुए नहीं पता मुझे, तो x ले लिया मैंने, और अल्फा वही होता है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? c अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम c अल्फा क्वांटिटी बनी है, और बचेगी कितनी? c माइनस c अल्फा। समझ में आ रहा है? अब k का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको अभी यहाँ पे अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट नाम देंगे, क्योंकि रिएक्शन का नाम डिसोसिएशन, अ मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस, तभी इस रिएक्शन का नाम क्या है? डिसोसिएशन। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोल के अपन क्या बोलेंगे उसको? डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके जो भी प्रोडक्ट है उनका कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, रेज टू द पावर, अगर उनका कोई सामने कोफिशिएंट है तो दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, इसलिए पावर में भी आपको 1 1 दिख रहा है। समझ रहे? अगर यहाँ किसी का ऐसा रहता 2 यहाँ पे, तो इसके पावर में भी हम 2 लगाते। याद आ रहा है? इस 11 का फिर से थोड़ा इक्विलिब्रियम का लास्ट क्लास भी संडे को जो अटेंड किए थे, मैंने बताया था एक चीज, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। इसका कंसंट्रेशन कितना है? सी अल्फा। इसका कंसंट्रेशन सी अल्फा अपॉन सी कॉमन 1 माइनस अल्फा, एक एक सी कैंसल, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये के का वैल्यू होता है। अब अल्फा ऑलरेडी अपन यहाँ निकाल चुके हैं, तो के का वैल्यू भी निकल जाएगा। कंसंट्रेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, समझ गए? तो ये थर्ड एप्लीकेशन। सेकंड एंड थर्ड रिलेटेड है एक दूसरे से। अल्फा निकालोगे सेकंड एप्लीकेशन से, उसी को पुट करोगे यहाँ, तो के निकल जाएगा थर्ड एप्लीकेशन। चलो, तो थर्ड लिख लेना, calculation of dissociation constant of a weak electrolyte. Calculation of dissociation constant of a weak electrolyte. Of a weak electrolyte.
और थोड़ा ना इसका कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए देखो, के का वैल्यू अपन ने क्या बोला, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बोले ना, तो लास्ट निकाले वहां पे। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना मोल्स डिसोसिएट हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे ही कम डिसोसिएट होते हैं, तो अल्फा का वैल्यू उनका बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस देन 1। तो आप नीचे में 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा का वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। समझ रहे हैं? 1 से बहुत छोटा है तो आप 1 माइनस, जैसे 1 माइनस 0.005 कर रहा हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, राइट? कितना आएगा, 0.995 आएगा, है ना? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं अगर मुझे थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करना है तो। वरना यहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। समझ रहे हो? अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे अल्फा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए अपन 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं अगर अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अपन ऐसा करते ही नहीं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वी डू नॉट कंसिडर अल्फा, नीचे वाला अल्फा, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला भी घटा दिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन होगा, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हो गया यहाँ तक सबका? लिखो। देखो ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आया ना, क्योंकि बुक में डायरेक्टली ये दिया हुआ है, क्योंकि बुक ये मान के चल रहा है कि 11th पढ़ के आए, तो इसलिए वो डायरेक्टली ये लिख दिया कि 11th में ये सब पढ़े हो। ठीक है, अगर ये याद नहीं आ रहा है तो उसको साइड में कहीं लिख लेना, क्योंकि ये काम आएगा। सॉल्यूशंस में भी मैंने आप लोग को जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, क्वांटम फैक्टर वाला, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वाला, वहां भी ये चीजें काम आ रही है, तो उस पार्ट में भी काम आएगा और यहाँ भी काम आ रहा है। ठीक है, सुन रहा है नहीं, बोल रहा हूँ। हो गया, सब बोरिंग टॉपिक है, ये तो अच्छा टॉपिक है। डन। So, big my question: the conductivity of a सीधा फॉर्मूला लिख लो ये, अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से लिख ले, कर क्या रहता है। ये क्लियर है ना सबको? ये आप लोग ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ करके पढ़ते थे, एक टॉपिक ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो यही है। हाँ, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का एक तो टॉपिक है। हाँ, आयनिक, ये आयनिक की तो है, देखना साइंस में ब्रेक हुआ ना। हो गया? तो एक क्वेश्चन लिखना, द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी दिया है, मोलार कंडक्टिविटी नहीं दिया है। कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी में डिफरेंस है ना। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कप्पा। क्या है कंडक्टिविटी? कप्पा। और मोलार कंडक्टिविटी कप्पा अपॉन मोलारिटी इनटू 1000, अगर वो लीटर में दिया है और आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या डिवाइड बाय 1000 अगर आपको सेंटीमीटर को लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 एम, एम मतलब मोलारिटी, मोल पर लीटर लिख लो या कैपिटल एम लिख लो। ये कंसंट्रेशन दिया है इलेक्ट्रोलाइट का, बहुत कम है। एसिटिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट भी वीक है, ऊपर से कंसंट्रेशन भी कम है। ठीक है, इज 4.95 इंटू 10 टू दावर -5। 4.95 इंटू 10 टू दावर -5 यूनिट क्या होगा बाबा? मोलार कनेक्टिविटी थोड़ा लिखवा रहा हूं मैं, सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर कंडक्टिविटी का वैल्यू है ना। कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था? ओम मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? ओम पर मीटर। पर ओम को हम सीमन बोलते हैं, तो सीमन पर मीटर या सीमन पर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? हाँ पक्का? हाँ चलो। कैलकुलेट its dissociation constant. Calculate its dissociation constant if lambda naught for acetic acid is कितना कैलकुलेट किए थे अभी पीछे अपन एसिटिक एसिड का लैम्डा नॉट कैलकुलेट किए थे ना 390 कॉर्नर लगा के एचबी था एसिटिक एसिड तो ये भी अरे कैसे कर रहा है? मोलार कंडक्टिविटी अपन इलेक्ट्रोलाइट की ही निकालते हैं, वहां भी वही थी यहाँ भी वही है 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्या निकालना है? के। पहले अल्फा निकालना पड़ेगा है ना। अब के का वैल्यू बिना अल्फा निकाले नहीं निकाल सकते, और अल्फा के लिए आपको क्या चाहिए? क्या था अल्फा? पहला लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट दिया है 390.5, लैम्डा एम सी निकालना है। उसके लिए कंसंट्रेशन दिया है, कंडक्टिविटी दिया है, डिवाइड करो लैम्डा एम सी आ जाएगा। है मैं क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात है ना? लैम्डा एम सी निकालने के लिए we have the formula kappa upon c into 1000, right? 2000 मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारी मोलारिटी मोल पर लीटर में दी हुई है और हमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में चाहिए। Am I clear? तो कप्पा आपको दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, सी आपको दिया है। इससे आपका लैम्डा एमसी निकल जाएगा। फिर अल्फा निकालने के लिए वी हैव लैम्डा एमसी अपॉन लैम्डा एम नॉट हो जाएगा अल्फा। फिर के निकालने के लिए वी हैव सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। 3 फॉर्मूले यूज करके बनाना है। तो ऐसा जिसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है? भाई आज से कर कैलकुलेशन। तो वो वहाँ एग्जाम में क्या बोलेगा? एग्जाम में थोड़ा ले जाने देंगे कैलकुलेटर भाई। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो ना। वहां पहली बार करेगा ना तो लगेगा क्या हो रहा है, यहाँ करके रखिएगा ना पहले से तो याद आएगा। अच्छा हाँ इस टाइप का कैलकुलेशन तो एक दिन क्लास में बैठे मैं किया था, तो मैं सही कर रहा हूँ। वहां डाउट नहीं जाएगा पता है अपने कैलकुलेशन को। पहली बार वही करोगे ना तो जरूर डाउट जाएगा। पहली बार यहाँ करोगे तो यहाँ डाउट जाएगा तो चल जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मुझे नहीं आया। लैम्डा एमसी लैम्डा एमसी क्या वैल्यू पुट कर रहे हो आप लोग? ऊपर 4.95 ना है ना, इंटू 10⁻⁻5। फिर 1000 से मल्टीप्लाई किए अपॉन 0.0010 है, यही कर रहे हो ना? तो क्या बचेगा? 495/1028, बाकी सब बढ़ गया इंटू 100 बस। हाँ
ठीक है, ये 10⁻³ और 10⁻⁵ आपका 10⁻⁻² बचेगा बस, है ना। तो यहाँ भी कुछ आप लेके जाओगे ऊपर, 495 भी है, ठीक है। ये सबका आ रहा है इतना। यहीं से दिख रहा है ये, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मान लो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 49500 अपॉन 1028, तो दिख रहा है 4 टाइम्स में जाएगा। आप लोग का 2020 कैसे आ रहा है? 458.3 4.5। अरे ये क्या सिर्फ 4.58 में चला जाएगा कि 40 तो दिख ही रहा है मेरे को। अरे 40,000 मान लो और नीचे 1000 है तो 40 आएगा आंसर, वैसे कुछ तो है। हाँ मैं तो बोल रहा समझ में आ रहा है आपको। हाँ 49 या 48 कुछ ऐसा आएगा, 40 कुछ। हाँ थोड़ा आलस हटाओगे तो सॉल्व होगा। 49500 डिवाइड बाय 1028, 4 टाइम्स पे 4 8 32 का 2 बचा यहाँ पे 3 11 एंड 4। 8 टाइम्स में 8 8 64 का 4 बचा 6, 8 2 का 16 plus 6 2 and 8। 0.1 हाँ 48.15 1 ठीक है। इतना सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इमीडिएटली आपकी मोलार कंडक्टिविटी है, ठीक है। ले रही है ये। अब इसको पुट करेंगे अल्फा निकालने के लिए, 48.15 है ना, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 48.15 डिवाइडेड बाय 390.5, 0.1233 ये अल्फा। देन के निकालने के लिए c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज 0.001028 इनटू अल्फा का स्क्वायर यानी कि 0.1233 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1233। इसका के है, वो कप्पा है, वो के वो लिखने का तरीका अलग अलग है ना। कप्पा को अपन ऐसे थोड़ा घुमा के लिखते हैं, ठीक है। आंसर फाइनल आएगा 1.78 into 10 to the power minus 5। तो माइनस यहाँ तो एग्जैक्ट आंसर ही दिया है, आप कर सकते हो अप्रॉक्स। एक क्वेश्चन और लिखना। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ the molar conductivity of 0.025 mole per liter, 0.025 डबल जीरो नहीं बोला, 0.025 मोल पर लीटर मिथेनॉइक एसिड, 0.025 मोल पर लीटर मिथेनॉइक एसिड। क्या होता है मिथेनॉइक एसिड? द कॉमन नेम, फॉर्मूला
वो इथेनॉइक एसिड है, HCOOH पहला मेंबर ना। फॉर्मिक एसिड उसका कॉमन नेम होता है, फॉर्मिक एसिड विच इज फाउंड इन एंड्स एंड बीज, है ना। और वैसे मिथेनॉइक एसिड लिखा तो मीथेन तो पहला मेंबर मतलब फर्स्ट कार्बन वाला होगा ना, ऑलरेडी ऑइक एसिड में तो एक कार्बन होता ही है, तो मतलब HCOOH ये आपका क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड, कॉमनली इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। आगे इज 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फुल स्टॉप। Calculate its degree of dissociation, calculate its degree of dissociation, calculate its degree of dissociation and dissociation constant, and dissociation constant, and dissociation constant। ठीक है, आपको दो चीजें गिवन है क्वेश्चन में, वो भी लिख लेना। लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव गिवन है, दैट इज 349.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और HCOO नेगेटिव का भी गिवन है, दैट इज 54.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वही ना फॉर्मूला HCOOH। ट्राई करो उसको। अल्फा क्या क्या दिया है आपको, देखो मोलारिटी गिवन है, कंसंट्रेशन 0.025 मोल पर लीटर, और इसी मोलारिटी पे उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितना है 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अल्फा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो है हमारे पास एट एनी कंसंट्रेशन, हमें चाहिए डेल एम नॉट, और ये क्या कहां से निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, ये दोनों को ऐड करने के बाद 4.2 और ऊपर 46.1, समझ रहे हैं क्या, कितना है ये आंसर, पॉइंट नहीं 0.219,
कैसे आएगा देखो ना, ऊपर 460 है, कुछ नीचे 404 है, 0.114 आएगा। जीरो पॉइंट 114। देखो पहला नंबर पे तो अंदाजा हो जाता है अपन को देख के नंबर्स को, ये 461 है। आप अगर 00 ऐड करोगे तो पहला तो आपका 4042 अगर जाएगा तो एक बार में ही जाएगा ना, वन टाइम में। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 4610 है, तो अगर आप इसको 4042 से डिवाइड करते हो तो ये वन टाइम में तो जाएगा 4042। पॉइंट वन ठीक है, मैं पॉइंट वन नहीं लगवा रहा हूँ, बट पहला नंबर तो वही आएगा नहीं, तो ये तो श्योर है एकदम। समझिए, 0.114 इसका अल्फा का वैल्यू आएगा। ठीक है, अगेन के निकालने के लिए वही सेम चीज करेंगे, के इज इक्वल्स टू सी 0.025 इंटू अल्फा का स्क्वायर 0.114 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.11। ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसका आंसर आएगा 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4। कितना डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना कम है, इससे हमको समझ में आ रहा है कि आपका वीक एसिड कितना कम डिसोसिएट होता है। एक बार पीछे देखोगे फॉर्मूले में, डिसोसिएशन कांस्टेंट में देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, ये है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। न्यूमरेटर में क्या है, आयंस का कंसंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन। अगर ये के का वैल्यू कम आता है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कम है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इज स्लाइटली आयनाइज्ड या डिसोसिएटेड। समझ रहे हैं? देख लो ना वैल्यू कितनी छोटी आ रही है, 4 पॉइंट कितना लिखा हुआ, 4.67 ना, 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4 है वो, मतलब कितनी छोटी वैल्यू है, 0.0000367 ऐसा आएगा। दैट इज वेरी लेस। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अल्फा हमें बताता है कि कितना डिसोसिएट हुआ है। तो आप किसी को देखो ना, ये कितना छोटा नंबर आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी छोटी आ रही है, राइट, 0.114, यानी आप 100 से 11.4%, सिर्फ 11.4% मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड है, बाकी 89.6% मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड रहेंगे। क्लियर है? ये आपका हुआ कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर का एक पार्ट खत्म हुआ इलेक्ट्रोलिसिस वाला। हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चालू करेंगे, गैल्वेनिक सेल, सेकंड पार्ट चैप्टर का। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो है ना मैं आपको भेज दूंगा, तो आप लोग बना लेना इस चैप्टर के इस पार्ट के क्वेश्चन। ठीक है।